नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। आज हम फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से बीएड 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य अध्ययन के पीवाईक्यू को हल करने वाले हैं, जो आपके 2026 में होने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और हमने पिछले के 3 वीडियो में जो है वो 2025 का पीवाईक्यू हल कराया हुआ है और 2024 का भी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप जरूर देखिएगा वीडियो। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा भी। चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योंकि इसके पहले वाले में 25 तक हमने हल करा लिया है। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये आज का पहला है। कहता है क्वेश्चन नंबर 26, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का, याद रखिएगा कि ये भारत की मुख्य भूमि की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे भारत की बात कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 केप कमोरिन, और बी कन्याकुमारी, सी करोड़ी और डी इंदिरा पॉइंट। तो अगर ये मुख्य भूमि की बात करता तो ये आंसर नहीं होता, आंसर हो जाता कन्याकुमारी। लेकिन आपको पता है ये मुख्य भूमि की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात कर रहा है, तो इस वजह से इसमें इसका सही आंसर डी होगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। क्योंकि आपको पता है, जैसे हम चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं, ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा, काफी दूरी पे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो ऊपर का हिस्सा जो है वो अंडमान है और दक्षिण नीचे का हिस्सा, दक्षिण का हिस्सा निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे दक्षिणी निकोबार समूह में जो है जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, उसका भी दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत देश का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता था। प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में केप कमोरिन, कन्याकुमारी। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत का अर्थात मुख्य भारत भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग जो है वह केप कमोरिन है। ठीक है, सबसे पूर्वी भाग किबुथु है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती है, मोती गुजरात में अवस्थित है। तथा सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, लद्दाख में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग है और इसीलिए इसे उगते सूरज का राज्य, या भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, जब ये क्वेश्चन आए तो भी अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। देखिए, झील जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की। मीठे पानी से तात्पर्य ये नहीं होता कि वो शरबत जैसा मीठा होगा। मीठे पानी का तात्पर्य है कि वो खारा नहीं है। ठीक है, वो खारा नहीं है, उसे पिया जा सकता है। यदि वो थोड़ा बहुत साफ हो तो उसे पिया जा सकता है। तो ये खारे पानी की झील पूछ रहा है। सबसे बड़ी तो चिल्का झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह झील लगभग 1100
वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो आप जान सकते हैं बहुत बड़ी झील है ये। इस झील में कई द्वीप भी हैं। सोचो ना कि ये इतना बड़ा है कि इसमें द्वीप भी अवस्थित है। यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीवों और जंतुओं को और तथा कई पक्षियों और पक्षी विहार के आकर्षक नज़ारों के लिए जाना जाता है। 1981 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। रामसर कन्वेंशन क्या है? जो हमारा वेटलैंड होता है, जो हमारी आर्द्र भूमि होती है, ठीक है, इसको संरक्षित करने के लिए ईरान के शहर रामसर में 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, ठीक। और इसी के तहत दुनिया भर के आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए उसे रामसर स्थल घोषित किया जाता है। उसको अलग अलग तरीके से संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भी एक रामसर स्थल है, जो उड़ीसा झील के माध्यम से फैला हुआ है। अब देखेंगे अगर मैप के माध्यम से, तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे हल्का सा ये कटा हुआ है। अब अगर मैप देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। ये हल्का सा ऐसे कटा हुआ है, तो जो बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, उसी का ही भाग है ये, लेकिन ये लगभग 3 ओर से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे झील कह देते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भारत में पाई जाती है, आप सबको पता है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट जो है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट जो है, वहां पर पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला पे। तो इसका सही ऑप्शन है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है। यह तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से 2637 किलोमीटर ऊपर है। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला, वेधशाला का कहने का मतलब वहाँ अनुसंधान केंद्र भी है मौसम विज्ञान का। चलते हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? समग्र मांग जो है, यही पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है। समग्र मांग, समग्र मांग में आता है जैसे उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? हम आप हैं। हम तेल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, गिट्टी खरीदते हैं, कुर्सी, ऐसे ऐसे हम बहुत, मोबाइल फोन, पेन, किताबें और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये हम क्या करते हैं? हम मांग करते हैं। कहाँ? बाजार में मांग करते हैं। पूंजीगत सामान, पूंजीगत सामान जिनसे हम कुछ पूंजी निवेश करें। पूंजी निवेश जैसे हमने कोई दुकान यदि डाला है, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन की दुकान हमने डाला, तो हमने फ्रिज, कूलर या पंखे या लाइटों में हमने निवेश किया, बहुत सारा एक साथ खरीद के ले आया और अपनी दुकान में रख दिया, तो ये पूंजीगत हुआ। जैसे सरकारें भी पूंजीगत कार्य करती हैं। क्या कार्य? जैसे सड़कें बनाई जाती हैं, अब सरकार उससे टोल टैक्स वसूलेगी, तो ये पूंजी हुआ। जैसे आपने कोई कंपनी खोला, वहां पे पैसा लगाया, ये पूंजीगत हुआ। जैसे आपने कोई स्कूल खोला, इसलिए कि हम इससे पैसा कमाएंगे। आपने कोई लैपटॉप खरीदा, इसलिए कि हम इससे पैसा कमाएंगे, तो ये पूंजीगत निवेश हुआ, पूंजीगत मांग हुआ। और निर्यात, आयात तथा सरकारी खर्च जो है, ये सब मांग के अंतर्गत आता है। किससे मांग कर रहे हैं? बाजार से हम मांग कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा क्वेश्चन की भाषा, कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा समग्र मांग नहीं है। तो आप जान सकते हैं निर्यात मांग है,
हाँ, निर्यात तभी होता है जब विदेशों में हमारे किसी सामान की मांग हो, जैसे गेहूं की मांग है तभी हम गेहूं निर्यात करते हैं। पूंजीगत माल, हमने अभी बताया कि हाँ पूंजीगत माल होता है। आयात, हमें फ़ोन की ज़रूरत है इसीलिए हम चाइना से फ़ोन मंगाते हैं, ठीक है। हमें पंखे की ज़रूरत है इसीलिए हम पंखे मंगाते हैं। हमें फाइटर प्लेन की ज़रूरत है इसीलिए हम विदेशों से फाइटर प्लेन खरीदते हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि किसी भी तरीके से डायरेक्ट अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं होता। ये मांग को बढ़ाता तो है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि समग्र मांग का भाग है कि नहीं। तो जनसंख्या वृद्धि डायरेक्टली समग्र मांग का भाग नहीं है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है, क्योंकि यह गलत है। तो गलत ही सही है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 में। वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। ये चूंकि इकोनॉमी का टर्म है इसलिए भाषा थोड़ी सी अजीब लग रही होगी। पूछ रहे हैं कि वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। हम इसको जब सिंपल भाषा में यदि समझें तो इनके क्वेश्चन पूछने का जो मतलब है कि वह जो कीमत है वो कौन सी कीमत कहलाएगी, कौन सी कीमत कहलाएगी यदि उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन, हम आप हैं जो खरीदते हैं, को जिसका उपभोग करते हैं, जैसे बैग का उपयोग हम करते हैं, जैसे कूलर का, जैसे चाय चीनी इत्यादि का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे फाइटर प्लेन का उपयोग करते हैं। तो हम उपभोक्ता हैं, हम उपयोग करते हैं। यदि मार्केट में जितनी उपभोक्ता की मांग है, जितनी वस्तुओं की हम मांग कर रहे हैं, ठीक उसी मात्रा में सप्लाई भी हो, जितने की डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो, तो इस दशा को क्या कहते हैं, इसके किस कीमत के अंतर्गत हम इसे रखेंगे। तो आप जानते हैं कि यदि मांग और सप्लाई बराबर हो तो ये संतुलन की दशा होगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, यदि मांग कम रहेगी तो मंदी आ जाएगी, और यदि मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। उदाहरण के रूप में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आप इस समय यदि ध्यान दें तो सिलेंडर की मात्रा जो है वो काफी कम हो गई है, अर्थात मांग तो बहुत है परंतु सप्लाई नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम इंडक्शन की ओर भाग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इंडक्शन की मांग बहुत ज्यादा एकाएक बढ़ गई जबकि सप्लाई नहीं है। इस दशा में इंडक्शन की कीमत में अपने आप उछाल आ गया। यदि सप्लाई और मांग बराबर रहे तो यह क्या होगा, बहुत ही सिंपल से टर्म में हम कह सकते हैं संतुलन की दशा होगी। तो ऑप्शन सी संतुलन कीमत। संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, मैंने हल कराया है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33। नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? नृत्य शैली छरही। तो आप जानते हैं कि नृत्य की भी कई शैली होती है, कई प्रकार होते हैं नृत्य के, जैसे कथकली, जैसे कथक, जैसे छरही है, जैसे डांडिया है, जैसे गरबा है। तो अलग अलग प्रकार की नृत्य शैलियां होती हैं। तो यह पूछ रहे हैं किस राज्य में जो है छरही नृत्य जो है वो उत्पत्ति हुई है, कहां से शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर सी है, हिमाचल प्रदेश का नृत्य है छरही नृत्य। वहां का दरअसल ये एक फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग मतलब लोक नृत्य है, एक लोकल नृत्य है, ठीक है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। कौन सा नृत्य? छरही नृत्य। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो सबसे पहली चीज मथुरी से मथुरा मत कनेक्ट करिएगा प्लीज, ठीक है। ये
तेलंगाना। तेलंगाना जानते हैं कि दक्षिण भारत में राज्य है, जहां पे जिसकी राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद। तो मथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और भी हम देख लेते हैं कुछ, जैसे मथुरी लोक नृत्य तेलंगाना, खल्लम मिजोरम, फुगड़ी गोवा और छाऊ नृत्य झारखंड। ऐसे ही आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि कथक कहाँ का नृत्य है। आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दरअसल ये ऐसा लिए गए हैं जैसा कुछ होता नहीं है, बस हम देख सकते हैं कि ये प्रभावित कहाँ से हुआ है। ठीक है, लेकिन आसान भाषा अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इसे लिए गए हैं बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर है सोवियत। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ, USSR इसे इंग्लिश में भी जानते हैं। तो रूस का जो है वो जब 1991 के पहले, जब रूस जो है बहुत बड़े रूप में था अपने, क्योंकि 91 में जानते हैं 15 देश टूट के अलग हो गए। सोचिए कि रसिया कितना बड़ा था, तो उस समय उसे USSR कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति, ये आपको ध्यान में रखना है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। इसे संविधान के भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। इसमें मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि भाग 4 क्या है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये भाग 4 का है। आप बताइएगा भाग 4 क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी सिक्किम और डी हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले तो यह है कि विशेष दर्जा क्यों किसी को दिया जाता है। विशेष दर्जा क्यों किसी राज्य को दिया जाता है। विशेष दर्जा देने के पीछे कई कारण होते हैं। एक, सबसे पहला कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति कैसी है। दूसरा, वो सांस्कृतिक रूप से कैसा है। तीसरा, क्या वहाँ किस तरीके की लोक व्यवस्था है, मतलब प्रशासनिक व्यवस्था है। चौथा, वह उस प्रदेश का, उस राज्य की दुर्दशा है या दशा कैसी है। ठीक है, तो आप सोचेंगे महाराष्ट्र और गुजरात की समस्या ये थी कि ये समंदर के किनारे बसे हुए थे। तो अंग्रेजों के समय या उसके पहले भी जो राजवाड़े हुआ करते थे, तो ये कुछ क्षेत्रों में तो बहुत विकास कर दिए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में उतना विकास नहीं कर पाए। तो इसलिए वहां एक विशेष समितियां बनाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा दी गई इस अनुच्छेद के तहत, कि सभी जगह पे विकास समान रूप से हो जाए, इसके लिए इसे विशेष प्रावधान दिया गया। तो विशेष प्रावधान यही होता है कि वहाँ थोड़ा सा डोनेशन बढ़ जाता है। वैसे आपको बताऊं तो डोनेशन जो है वो केंद्र सरकार का जो बढ़ता है वो सारे विशेष राज्यों को नहीं मिलता। वो ऐसे जिनकी दुर्दशा खराब हो और जिनके पास इतनी अर्थव्यवस्था ना मौजूद हो, तो डोनेशन जो है वो सरकार द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात जैसे क्षेत्रों को नहीं दिया जाता है बड़ी मात्रा में विशेष दर्जा के कारण, बल्कि पूर्वोत्तर के पूर्वी राज्यों को दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। नागालैंड जो है ये 371 के तहत विशेष प्रावधान धारण करता है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जो है वो नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा या स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक है,
इससे ये क्यों है, क्यों या कब से है? दरअसल आप जानते हैं कि नागालैंड जो है कल्चरली हम लोगों से अर्थात सांस्कृतिक रूप से हम लोगों से बहुत टूटा हुआ है, बहुत अलग है। हमारे कल्चर और उनके कल्चर में बहुत भिन्नता है। वहाँ नागा ट्राइब रहती है, इसी कारण उसको नागालैंड भी कहा जाता है, नागा ट्राइब रहती है। तो वहाँ कई बार मांग उठती है कि हमें देश से अलग कर दिया जाए, हम भारत में नहीं, हम अपना देश स्वतंत्र देश बनाएंगे। वहाँ काफी ज्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक और वहाँ नक्सलवाद जैसी समस्याएं भी या विद्रोह की भावनाएं भी, अलगाववाद की भावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। तो 1962 ईस्वी में जो है भारत संविधान जो है 13वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे नागा पीपुल्स कन्वेंशन और भारत सरकार के मध्य जो 16 सूत्री समझौता हुआ था उसे फॉलो करते हुए 371 ए के तहत उसे विशेष दर्जा दिया गया, जिससे वहां के सरकार को कुछ स्वायत्तता दी गई तथा राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि यदि, क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल किसी भी समय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। यदि वहां कोई प्रॉब्लम हुई, वहां अलगाववाद फिर से हुआ या प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने का भी अधिकार इस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र गुजरात को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, नागालैंड को 371 ए के तहत, असम को 71 बी के तहत, और मतलब 371 बी के तहत, मणिपुर को 371 सी के तहत, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 371 डी के अनुसार। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अंतर्राज्यीय परिषद, तो अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 263 और 261, 264 या 262 के तहत। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय लिया जाता है। देखो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, आपने जरूर सुना होगा नदी विवाद। नदी विवाद लगभग राज्यों में चलता ही रहता है। फेमस नदी विवाद है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कृष्णा, और गोदावरी नदी का भी है, ठीक है। तो अब दो राज्य आपस में लड़ रहे हैं, तो इसे कौन सुलझाए? तो इसे सुलझाने का जो है अधिकार वो पार्लियामेंट को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? 262 के तहत। कि अब दोनों राज्य अपनी बातें कर रहे हैं, तो कोई बड़ा आएगा तभी समझेंगे। तो बड़ा कौन आता है? पार्लियामेंट, संसद, केंद्र सरकार, 262 के तहत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार या अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नागरिकता आया, आप तुरंत कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा भाग 2 पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाग 2 नागरिकता का प्रावधान करता है।
भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता का प्रावधान करता है। तो अब ये पाकिस्तान से आए कि अफगानिस्तान के आए, चाहे सीए आए, चाहे एनआरसी आए, वो आएगा सॉरी भाग 2 के तहत ही। क्यों? भाग 1 क्या है? राज्य और उसका संघ। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी। ठीक, भाग 5 और 6 को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है। इसी के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं उनके लिए नागरिकता का उल्लेख किया गया है। बंटवारे के बाद आपको पता है बहुत से लोग इधर से उधर गए थे और उधर से इधर आए थे, तो इसलिए इसमें दिया गया है कि जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए भी जो है वो जोड़ा गया है अनुच्छेद भारतीय संविधान में। तो भाग 1 क्या है? भाग 1 है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4A मौलिक कर्तव्य। भाग 5 जो है यहाँ दिया गया नहीं है। संघ है। भाग 6 जो है वो राज्य है। और भाग 9 ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा। भाग 9 पंचायत है। 9 का ए या 9 का नगर पालिका और 9 का बी सहकारी समितियों से संबंधित है। और भाग 15 निर्वाचन, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये एक और पंचायत और मौलिक अधिकार भाग 3 ये आपको ध्यान में रखना ही है। भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक है। और भाग 18 जो है वो भी कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्या है। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये यहाँ दिए हुए हैं, तो आप इसको तो कम से कम जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं ना केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बल्कि किसी भी वनडे एग्जाम या किसी भी एग्जाम में ये आते हैं क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के ... के तहत धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो आप से पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल, जात, लिंग या जन्म स्थान के तहत भेदभाव को निषेध किया गया है। तो किया गया है भाग अनुच्छेद 15 के तहत। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15। 17 जो आप जानते हैं कि 17 अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का विरोध करता है, छुआछूत का विरोध करता है। अनुच्छेद 15 के नियम 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जात, लिंग, धर्म, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। कहने का मतलब यदि कहीं नौकरी लग रही है तो ये इसलिए नहीं रोक सकते कि आपका लिंग चेंज है, इसलिए नहीं रोक सकते कि आप इस जगह पैदा हुए हैं, या इसलिए नहीं रोक सकते कि आप इस जाति या धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आपको ये नहीं दिया जाएगा सीट या नौकरी। ठीक है। आरक्षण दूसरा मुद्दा है, वो डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन अनुच्छेद 15 जो है वो कहता है कि हमें भेदभाव नहीं झेलना पड़ेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका, जैसे आप जानते हैं भारत की मुद्रा क्या है? रुपया तो पाकिस्तान की है, रुपया पाकिस्तान की है, जबकि रुपया जो है वो भारत का है। जैसे टका बांग्लादेश का है, जैसे यूरो यूरोपीय यूनियन का है, जैसे अमेरिका का डॉलर है, जैसे रसिया का रूबल है। ठीक, इसी तरीके से पूछ रहे हैं कि पटाका किस देश की मुद्रा है?
ऑप्शन ए मकाओ, बी पनामा, सी लाओस और डी मैक्सिको। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए मकाओ। मकाओ देश जो है इसकी मुद्रा पटाका है। पनामा की है बाल्बोआ, और लाओस की है कीप और मैक्सिको की है पेसो। पेसो। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। माले किस देश की राजधानी है? जैसा कि आपको पता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, रसिया की राजधानी मॉस्को, चाइना की राजधानी बीजिंग, ठीक, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, यूएस की वाशिंगटन डीसी। ठीक, इसी तरीके से पूछ रहे हैं कि माले किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए मॉरिशस, बी लक्षद्वीप, सी मालदीव और डी मलेशिया। इसका सही आंसर क्या है? मालदीव। तो आप देख सकते हैं मालदीव की राजधानी माले, मॉरिशस की पोर्ट लुइस, मलेशिया की कुआलालंपुर और लक्षद्वीप की करावती। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, अपने भारत का ही जानते हैं आप, जो एक कोरल द्वीप है। ये भारत के जो अरब सागर है वहां पर अवस्थित है। यहाँ पर भारत का कब्जा है। तो इसकी राजधानी क्या है? करावती। पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? यूएई, सऊदी अरब, कतर और अबू धाबी। तो ये तो सबको पता ही होगा, इसमें कुछ कहने जैसा नहीं है। सऊदी अरब में। कहाँ पे स्थित है मक्का? मक्का मदीना जाते हैं ना हज करने, कहाँ पे है वो है सऊदी अरब में। इस्लाम का पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम है। यह शहर वार्षिक हज यात्रा, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। दबाव को डॉट 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 से मापा जाता है। दबाव को किससे मापा जाता है? दबाव को किससे मापा जाता है? ऑप्शन सी बल एवं क्षेत्रफल से। बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। क्योंकि दाब बराबर क्या होता है, जैसा कि यहाँ नीचे दिया गया है, आपको पता ही होगा। ये एक सिंपल सा साइंस का क्वेश्चन है कि बल बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। यदि हमें प्रेशर निकालना है किसी का, यदि हमें प्रेशर निकालना है तो उस पर लगने वाला फोर्स पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, और कितने एरिया पर हम लगा रहे हैं वो फोर्स, उसे भाग देंगे तो हमें निकल के आएगा कि हमें कितना दबाव डाला हुआ है हमने। ठीक, और दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार इकाई पूछते हैं ये लोग कि इस दिए गए राशि का इकाई क्या होगी। तो दाब की इकाई क्या है? पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो आप हमें जरूर बताइएगा। हम शॉर्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर देंगे। पर आप बताइएगा जरूर, यदि किसी भी क्वेश्चन में हमारे द्वारा हल कराए गए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम। हाँ, और अपने इस वीडियो के लिए अपना सुझाव भी दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा। अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक जरूर करिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या अंतर है, या क्या संबंध है? सेल्सियस और तापमान के बीच क्या संबंध है? आपको पता है ये ऊष्मा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा या ऊर्जा, आप जो भी अपने समझने के दृष्टिकोण से समझें, उसे मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो
सेल्सियस और केल्विन, तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है यही पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर होता है 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 के। यदि मान लो किसी पदार्थ का मान लेते हैं हम केवल कि किसी पदार्थ का तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या निकल के आता है, अगर हमें केल्विन में ये ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, केल्विन में यदि ज्ञात करना हो तो इसमें हम प्लस 273 कर देंगे, तो कितना निकल के आता है 278। 278 क्या निकल के आया, केल्विन। तो तापमान कितना हुआ 278 केल्विन। तो वही पूछ रहे हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 273, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, और ऑप्शन सी 98.6 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, और 0 केल्विन बराबर 273 डिग्री सेल्सियस। ये उल्टा है, जस्ट उल्टा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन के। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, अर्थात हाँ, यदि आपको केल्विन दिया गया है और सेल्सियस में ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो आप 273 माइनस कर देंगे, सीधी सी बात। अर्थात सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देने पर केल्विन प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि तरंगे डॉट 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 में यात्रा नहीं कर पाती। वायु में क्या ध्वनि तरंगे यात्रा करती हैं? बिल्कुल करती हैं, क्योंकि हम जो अपनी आवाज बोल रहे हैं वो आपके कानों तक केवल और केवल एक माध्यम से ही पहुंचेगा। जैसे हमारे मुंह से ध्वनि निकली तो ये हवा के माध्यम को, हवा को पकड़कर गति करते हुए आपके कर्णपटल तक गई, तो अब तो आपको सुनाई देता है। पानी के माध्यम से क्या होगा, आप पानी में कहीं डूबे रहें, पानी में कभी आप डूबे रहें और बगल में कोई और कूदे उसी पानी में, क्या आपको सुनाई देगा? जरूर सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि पानी भी एक माध्यम है, पानी से भी यात्रा करती है ध्वनि। उदाहरण के रूप में यदि आप जरूर कूदे कभी नाले में, पोखरे में या स्विमिंग पूल में, आप या फिर सॉरी नाले में नहीं, नदी में। नाले में कौन नहाएगा, नाले में वो लोग नहाते हैं ना जो इंग्लिश पीते हैं। तो मत करिएगा आप, वैसे करते हैं तो आपकी इच्छा। तो आप किसी भी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, आप कहीं भी हैं, डूबे हुए हैं, तो बगल में यदि कोई कूद रहा है या उस पर कोई डंडा पीट रहा है या पत्थर मार रहा है तो आपको सुनाई देगा वो। क्यों? क्योंकि पानी भी एक माध्यम है, वहां पे सुने। स्टील जैसे, स्टील क्या है, सबसे बेहतरीन स्टील रेलवे पटरी। रेलवे पटरी पर आप कान लगाएंगे, दूर जो है आपका दोस्त यदि उस पर पत्थर या डंडा मारेगा तो आपके कानों को बड़ी जल्दी सुनाई देगा। या फिर दीवार पर आप कान लगाए रखें और किसी दोस्त से कहिए कि आप थोड़ी सी दूरी पर उस पर मारे किसी भी चीज से, चाहे मुक्के से या किसी भी चीज से, ठीक है, तो आपको वो सुनाई देगा। लेकिन निर्वात का तात्पर्य यही होता है कि वहां कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब वहां ना हवा है ना कुछ है, यहां पर ध्वनि गति नहीं कर पाती है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर कभी न कभी फेस किया होगा, आपके सामने आया होगा, यदि हम चंद्रमा पर बातें करें तो क्या हम एक दूसरे से बिना किसी उपकरण के बात कर पाएंगे? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वहां वायु नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। तो ध्वनि जो है बिना किसी माध्यम के गति नहीं कर सकती है, और प्रकाश बिना किसी माध्यम के गति कर सकता है। ठीक है, प्रकाश कर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी
क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं कर सकती, तो निर्वात में नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंगे वायु, पानी और स्टील में यात्रा कर सकती हैं, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होती है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल कहाँ पर होती है? सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में होती है। जितना ठोस रहेगा ध्वनि की गति उतनी ही तीव्र रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए 6.023 गुणे 10⁻⁻22। ऑप्शन बी 6.022 गुणे 10⁻23। ऑप्शन सी 6.022 गुणे 10⁻⁻23 और डी 6.023 गुणे 10⁻22। तो ऑप्शन इसका सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी 6.022 गुणे 10⁻23। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन जो है वो 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। इसे अवोगाद्रो की संख्या भी कहते हैं। सबसे पहले तो मोल ही समझ लीजिए क्या होता है। मुझे पता है ये थोड़ा सा क्योंकि ये रसायन विज्ञान की चीज है तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो। जैसे मान लो कि आप बाजार गए केला लेने, उदाहरण के रूप में, तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो आप 12 केले ना कह के दर्जन कह देते हैं, एक दर्जन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ी संख्या को आपने बड़ी आसानी से एक दर्जन के नाम से संबोधित कर दिया और सामने वाला समझ भी गया। ऐसे ही यदि बहुत बड़ी संख्या है, जैसे जो हमारा परमाणु होता है या कोई तत्व होता है, उसमें बहुत से परमाणु होते हैं, छोटे छोटे, तो ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है। तो इन्हीं को आसान भाषा में गणना करने के लिए, आसान भाषा में जानने के लिए 6.022 गुणे 10⁻23 इतनी संख्या में यदि परमाणु मौजूद हैं तो उन्हें एक मोल कह दिया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैथ का। मैथ कह रहे हैं सॉरी, ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये भी है। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का संग्रहण होगा। इसमें पूछ रहे हैं कि जैसे 150 ग्राम पानी है, 150 ग्राम पानी है और उसमें हमने 50 ग्राम चीनी बना दिया और उसको घोल दिया। आपने शरबत तो पिया ही होगा, चीनी जो है वो हमने उसमें मिला के घोल दिया। अब क्या होगा, जो पहले आपने पानी लिया था उसमें चीनी डालने के बाद 50 ग्राम, तो इसका कितना वजन हो गया? 200 ग्राम हो गया, क्योंकि 50 ग्राम चीनी भी आपने मिलाई। तो ये जो बढ़ा
इसका जो वजन बढ़ा ये कितने प्रतिशत बढ़ा, यही क्वेश्चन पूछने का मतलब है। ए 50%, बी 48.2%, सी 25% और अथवा डी 3%। तो विलायक पानी है। विलायक वो होता है जो अपने आप में विलय कर ले किसी चीज का, और विलय जो विलय हो जाए, जैसे चीनी और पानी में पानी जो है वो विलायक है, चीनी विलेय है, अर्थात ये विलय हो जाएगा, इसका ये घुल जाएगा। चूंकि विलयन की कुल द्रव्यमान कितना है, विलयन जो बना, विलयन का तात्पर्य वही शरबत जो बना, ठीक है, उदाहरण के लिए वही जो शरबत बना उसे विलयन विलयन समझने के दृष्टिकोण से हम कह लेते हैं। तो वो कितना इसका वजन हुआ, कुल द्रव्यमान कितना हुआ, 150 ग्राम पानी था, 50 ग्राम चीनी, तो बन गया 200 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। तो विलेय क्या था, विलेय था चीनी 50 ग्राम और गुणे 100 बटा 200, बटा 200 क्या है, ये है विलेय का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान मतलब शरबत का कुल द्रव्यमान। ये फिजिक्स का नियम है। तो आप सोचेंगे कि सूत्र कहां से आया, तो ये सूत्र है, ये फिजिक्स का नियम है, ठीक है। तो इस नियम पे जब इस सूत्र पे हम जब इसको रखते हैं तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय क्या, चीनी, और विलयन का कुल द्रव्यमान 200 ग्राम अर्थात चीनी और पानी सहित गुणे 100, इसको हम काटते हैं, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, और 2 से हम 50 को काटते हैं तो कितना आया, 25, 25 दूना 50, तो 25%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी का, साइंस का ही लेकिन बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि हीनता जन्य रोगों के संदर्भ में रिकेट्स हीनता जन्य का तात्पर्य है कि कमी के कारण। हीनता जन्य से क्या मतलब है, कमी के कारण होने वाले रोगों में रिकेट्स किस तत्व की कमी से हो रहा है, किस विटामिन की कमी से हो रहा है, रिकेट्स। ठीक, तो हीनता जन्य का मतलब समझ में आया, तो ये कमी से है, किस कमी या कमी के कारण होने वाले रोगों के संदर्भ में रिकेट्स किस तत्व की, किस विटामिन की कमी से हो रहा है, तो विटामिन डी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ये सूखी सूखी त्वचा हो जाती है, आपने देखा होगा त्वचा जो है वो एकदम सूख जाती है, पपड़ी नुमा हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता अर्थात एनीमिया होता है। विटामिन ई की कमी से बांध्यता होती है, और विटामिन डी रिकेट्स को जनित करता है। ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन, और विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है, रासायनिक भाषा में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, कौन सा दिए गए ऑप्शन में कौन सा बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्थीरिया। रोग कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के मान सकते हैं, हम मान सकते हैं, ठीक है। पहला वायरस, वायरल जनित, वायरस के कारण होने वाला, दूसरा बैक्टीरिया, और तीसरा फंगी, फफूंद के द्वारा होने वाले रोग। जैसे आपको याद होगा कोरोना वायरस, तो वो एक वायरल जनित या वायरस जनित रोग था। तो यहां पूछ रहा है कि बैक्टीरिया जनित, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो है वो एक
जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? ये एक प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि हम एक ही कोशिका इनमें पाई ही जाती है। इनका पूरा शरीर ही एक ही कोशिका से बना होता है। ठीक है। वैसे सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका वो अंडा जो है एक ही कोशिका है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि वह एक ही सेल है, लेकिन और पाया जाने वाला अभी तक ज्ञात सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका का तात्पर्य होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्योंकि पूछ लिया करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जो कोशिका है उसके कोशिकांग विकसित नहीं है। कोशिकांग से तात्पर्य आपको ये जानकारी होनी चाहिए या होगी भी कि जो हमारा कोशिका है इसमें बहुत से चीजें पाई जाती हैं, जैसे डीएनए पाया जाता है, जैसे न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे गोल्जी काय पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये इसके कोशिकांग है, ये कोशिका के अंग है, इसे कोशिकांग कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग विकसित नहीं होते, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं या अल्प विकसित होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जो पूर्णतया विकसित होती हैं। जैसे हम में, आप में, जानवरों में पाया जाने वाला जो कोशिका है ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो सही ऑप्शन डी डिप्थोरिया इसका सही है। और कुछ जीवाणु लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे जीवाणु जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बुरे ही होते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, दही, दूध से दही बनाने का कार्य कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। हम इसे खा भी सकते हैं क्योंकि ये अच्छे जीवाणु हैं, स्वाद में अच्छे नहीं, अच्छे कार्य करते हैं। ठीक है। तो टिटनेस भी एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। कौन सा जीवाणु होता है? किस जीवाणु के कारण टिटनेस होता है? क्लस्ट्रीडियम और टेटानी। ठीक है। हैजा, विब्रियो, कोलेरा, डिप्थीरिया किस जीवाणु के कारण होता है? कोरेने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और टाइफाइड भी एक जीवाणु जनित बैक्टीरिया जनित रोग है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक। ऐसे ही खसरा, मोरबीलियस वायरस या मोरबीलियस वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। छोटी चेचक जो है, ये छोटी चेचक जिसे छोटी माता भी कहते हैं या माता कहते हैं, बैरिसोला जोस्टर नामक वायरस से होने वाला एक वायरल रोग है। तो ऐसे ऐसे ये होता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं हम 2024 के जीएस वाले पोर्शन के लास्ट जीएस क्वेश्चन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। पौधे का नर प्रजनन अंग है। पौधे का नर प्रजनन अंग है। ऐसा नहीं है कि केवल जंतुओं में ही मेल फीमेल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पौधों में भी मेल फीमेल अंग पाए जाते हैं, बशर्ते कि ज़्यादातर पौधों में एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, इसे अड़हुल फूल भी कहते हैं, लेकिन फेमस जो है इसका पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में क्या, हिंदी भाषी प्रदेश में गुड़हल का फूल देखा होगा आपने। उसके यदि पंखों को जब निकाल दिया जाए तो उसमें से कुछ इस तरीके की संरचना निकल के आती है। हम उसे थोड़ा सा ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ संरचनाएं निकल के आएंगी। इधर पत्ती रहती है ऐसे गुड़हल की, तो पत्ती को हटाएंगे तो यहां आप देखे होंगे कुछ पराग जैसे होते हैं, छोटे छोटे अणु जैसे लटके हुए होते हैं, और यहाँ एक थैलानुमा होता है। तो ये जो थैलानुमा है ये अंडाशय है, ये फीमेल भाग है, और ये क्या है जो है ये पुंकेसर है, पुंकेसर। ठीक।
ये यहाँ पर बीजांड होते हैं, यहाँ बीज पाया जाता है, पराग पाया जाता है किसका? फूल का। तो एक ही फूल के अंदर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, ऊपर नर है नीचे मादा है। तो ये पराग जो है इसके जब इसमें आके गिरते हैं तो इन्हीं से इनका प्रजनन होता है। तो वही पूछ रहे हैं कि पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? वर्तिका नहीं, वर्तिकाग्र नहीं, अंडाशय नहीं, अंडाशय नहीं, पुंकेसर बिल्कुल। पुंकेसर जो है ये पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। यह पौधे के नर युग्मकों को बनाने में मदद करता है, पराग कणों में पाया जाता है, जबकि वर्तिका जो है वो वर्तिकाग्र और अंडाशय तीनों मादा जनन तंत्र के भाग है। मादा जनन तंत्र को जयांग भी कहते हैं, मादा जनन तंत्र को जयांग भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 2024 का पीवाईक्यू जीएस सेक्शन का एंट्रेंस एग्जाम में होने वाला पीवाईक्यू हमने खत्म कर लिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक। और हाँ, एक आवश्यक सूचना और ले लीजिए। यदि आपको पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता हो तो बीएड 2026 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है वो आ चुका है। आपको इसे फॉर्म फिलअप करना है। और यदि बीएड आप करना चाहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए आपको, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज में हमारा ऑफिस है। आप आकर यहाँ संपर्क करें और आपकी जो भी समस्या हो आप समस्या बतला सकते हैं। और हमारे साथ ही यदि आप बीएड करते हैं तो आपको जरूर लाभ होगा। ये हमारी गारंटी है कि आपको जरूर लाभ होगा। तो एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।